हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से चैप्टर 6 के एनसीईआरटी प्रमेय 6.4 को। इस प्रमेय को हम लोग एसएसएस समरूपता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एनसीईआरटी प्रमेय 6.4 के कथन में क्या दिया हुआ है। उसके बाद इस प्रमेय के सत्यापन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको ये प्रमेय बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो प्रमेय में कहा जा रहा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कथन में कहा जा रहा है प्रमेय 6.4 के कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान दीजिएगा कि दो त्रिभुज है तो उसमें एक त्रिभुज की भुजा जो है दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, है ना। मतलब संगत भुजाओं के यदि समानुपाती हो यानी कि एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जैसा कि हमने दो त्रिभुज इस प्रकार से पहले बना रखे हैं ताकि आपको समझाने में हमें ज़्यादा वक्त न लगे। तो हम त्रिभुज बनाए हैं, हम इसे नामांकित करेंगे क्रमशः ए, बी, सी तथा डी, ई, एफ से। तो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि प्रमेय में कहा जा रहा है, एक बार फिर से पढ़ के समझेंगे। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं जिसे हम ले लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और सी ए है, ठीक है। तो उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक अनुपात में। तो ये हम पहला त्रिभुज एबीसी लिए हैं और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, डीईएफ है। तो डीईएफ की भुजा जो है वो कौन कौन सी है, डीई है, ईएफ है और एफडी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इनकी भुजाओं जो है, ठीक, इनकी संगत भुजाओं के यदि समान अनुपात में है यानी एक ही अनुपात में है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। अर्थात कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा और कोण बी जो है कोण ई के बराबर और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा हमें दर्शाना है, ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यही हमें इस प्रमेय में क्या करना है, सत्यापित करना है। तो आइए इस प्रमेय में जो दिया हुआ है पहले हम उसे लिखते हैं अपनी भाषा में, उसके बाद आगे इस प्रमेय को हल करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रमेय के अनुसार दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ले लिया है तो इसी के अनुसार हमें क्या करना है, लिखना है। तो आइए लिखते हैं कि दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है। दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ है। ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है कि इनकी भुजाएं जो है, पहली त्रिभुज की जो भुजा है वो ठीक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या है, समान अनुपात में है ना। मतलब यदि ए बी बटे डी एफ डी करते हैं, देखें आप त्रिभुज को कि यदि हम ए बी बटे डी करेंगे तो जो अनुपात हमें इससे मिलेगा वही अनुपात हमें बी सी बटे ई एफ करने पे मिलेगा और वही अनुपात हमें ए सी बटे डी एफ करने पे मिलेगा। तो इस तरह से ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ और बराबर ए सी बटे डी एफ होगा, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण जो है बराबर होंगे। अर्थात कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो हम लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, जब यहाँ कहा जा रहा है कि तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि त्रिभुज जो हम दो त्रिभुज लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ लिए हैं। तो इस तरह से हमें ये भी सत्यापित करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि कथन में कहा जाए। अब आते हैं हम इस प्रमेय के प्रमाण पे। तो प्रमेय के प्रमाण में हम दो त्रिभुजों को यदि देखें, जो कि हम त्रिभुज हम लिए हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को, तो इनमें जो है तीन
स्थिति पैदा हो रही है, वो तीनों स्थिति क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। तो तीनों स्थिति में है क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में या तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो जब बराबर होगा तो हमें पहले दिया जा चुका है कि AB/D है ना, इसका अनुपात जो है BC/EF और AC/DF के बराबर है, इस तरह से है। तो उस हिसाब से यदि हम पहला कथन को लें कि इसका एरिया जो है इसके एरिया के बराबर है, तो पहला कथन हमारा क्या बनता है, मतलब पहला स्थिति जो पैदा होता है क्या होता है, AB बराबर D, मतलब AB भुजा जो है DE भुजा के बराबर है, या BC भुजा EF भुजा के बराबर, या AC भुजा DF भुजा के बराबर है, जब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो और दूसरा स्थिति क्या पैदा होता है कि यदि ABC त्रिभुज का जो एरिया है ना, वो त्रिभुज DF के एरिया से अधिक है, ठीक है। तो जब इसके एरिया से इसका एरिया अधिक होगा तो क्या होगा कि इसकी भुजा जो है इसकी भुजा की अपेक्षा बड़ी होगी। मतलब यदि हम AB भुजा को लेते हैं तो AB भुजा जो है D भुजा संगत D भुजा से बड़ी होगी, यानी दूसरा कथन ये हमारा पैदा हुआ, AB जो है बड़ा है D से, मतलब AB ग्रेटर देन D। उसी प्रकार तीसरा कथन क्या पैदा होता है कि यदि त्रिभुज DEF है ना, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से बड़ा है, मतलब त्रिभुज ABC से त्रिभुज DEF जो है क्या है, बड़ा है, मतलब इसके एरिया से इसका एरिया अधिक है ना। एक बार में पहले इसका एरिया अधिक था, दूसरा कथन में हम क्या किए, इसका एरिया अधिक किए, तो इस हिसाब से D भुजा जो है AB भुजा की अपेक्षा बड़ी हो जाएगी, मतलब AB लेस देन D, मतलब AB भुजा जो है इस संगत D भुजा से छोटी हो जाएगी। तो हम देखें तो ये दोनों स्थिति एक तरह से समान है ना, मतलब कि यदि हम यहाँ पे त्रिभुज ABC के जगह पे त्रिभुज DEF को रख दें और हम इस कथन को लेके चले तो दोनों सेम फिर वापस अपने स्थिति में आ जाएगी, है ना। तो इसमें हम किसी एक कथन को मतलब किसी एक स्थिति को सत्यापित करेंगे तो हमारा ये प्रमाणित हो जाएगा। आप दूसरे को फिर आप ठीक पहले के हिसाब से इसको भी सत्यापित कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्थिति को समझते हैं। तो पहला स्थिति में क्या है कि AB जो है D भुजा के बराबर है, केस फर्स्ट में क्या हम लिखे थे, AB जो है भुजा DE के बराबर है। फिगर देखते रहना है आपको। तो कुछ इस प्रकार से है, चलिए बनाते हैं। AB भुजा जो है D भुजा के बराबर है और हमें दिया हुआ क्या है कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। अब यहाँ से हम यदि हम लिखें तो जो ये कथन दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में AB बराबर D है, तो यदि D को हम इस तरफ लेके आते हैं तो क्या बनेगा हमारा, AB/D बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1, ठीक। अब हम देखेंगे चूँकि AB/D बराबर BC/EF और बराबर AC/DF, ये क्या है, हमें प्रमेय में पहले से दिया है, ठीक है। प्रमेय के अनुसार ही हम इस कथन को लिखे हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये हमें पहले से क्या है, दिया हुआ है। तो चूंकि यहाँ AB/D का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, उस हिसाब से AB/D का वैल्यू 1 के बराबर, यहाँ भी AB/D है, तो इसलिए इसका वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से BC/EF बराबर भी 1 और AC/DF इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि BC का जो वैल्यू है वो EF के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको इस तरह लेके जाएंगे तो गुना हो जाएगा EF 1 में। उसी तरह से AC जो है 1 में इधर रहेगा और DF इधर जाके 1 में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर DF, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि हम पहले जो है AB भुजा को DE भुजा के बराबर लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB भुजा DE भुजा के बराबर लिए। इस तरह से यदि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो हमें किसी एक को ही लेकर के चलना है, तो सत्यापित हम करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो AB जो है DE के बराबर हम लिए थे, तो यहाँ हमारा BC भी EF के बराबर हो गया और EC जो है DF के भुजा के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि S
एस एस मतलब भुजा 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 प्रतिबंध से, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, सर्वांग समता से। त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। आप देख सकते हैं कि जब इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसमता जो है आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के सर्वांगसम हो गया। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इस हिसाब से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण ए जो है कोण डी के बराबर हो जाएगा, उसी तरह से कोण बी जो है कोण ई के बराबर, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए बराबर, इसलिए कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और उसी प्रकार कोण सी बराबर कोण एफ। जब कोण बराबर हो गए और भुजाएं अनुपातिक है, जो कि पहले हमें प्रमेय में ही दिया हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। भुजाएं अनुपातिक है और कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या था, ए बी ग्रेटर देन डी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का एरिया यदि त्रिभुज डी ई एफ के एरिया से अधिक हो तो उस स्थिति में ए बी भुजा ए बी जो है भुजा डी ई से बड़ी है ना। और तीसरी स्थिति को यदि देखते हैं तो त्रिभुज डी ई एफ का एरिया यदि त्रिभुज ए बी सी के एरिया से अधिक है तो इस स्थिति में कौन सा केस बनता था, ए बी लेस देन डी। तो ये दोनों स्थिति जो है मतलब स्थिति सेकेंड और स्थिति थर्ड, मतलब केस सेकेंड और केस थर्ड में जो है दोनों सेम स्थिति है ना। यदि हम इसको सिद्ध करते हैं तो ठीक इसके विपरीत आप इसको भी सिद्ध कर लेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का जहाँ भी नामांकन आपको करना है वहाँ पे डी एफ का नामांकन कर देना है और डी एफ के जगह पे ए बी सी का नामांकन कर देना है, तो उलट पुलट करके सिद्ध हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोग यदि हम सेकेंड केस को सिद्ध करते हैं तो आप थर्ड को कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है इस प्रमेय को समझने में थोड़ा आसानी होगी, तो सिद्ध जरूर कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो चलिए सेकेंड केस को हम सोल्व करते हैं कि ए बी जो है बड़ा है डी से। तो हमने एक फिगर और बना रखे हैं तो जिसे आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में, तो उसी तरह से जैसा कि केस में था ए बी जो है बड़ा है त्रिभुज डी से, सॉरी ए बी जो है बड़ा है भुजा डी के, ए बी भुजा जो है डी भुजा से बड़ी है, तो उसी तरह से हम त्रिभुज ए बी सी को बड़ा बनाए हैं त्रिभुज डी ई एफ के अपेक्षा। तो हम लिखेंगे सेकेंड केस को, केस सेकेंड में क्या था, ए बी भुजा जो है बड़ा है डी भुजा से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कि त्रिभुज डी ई एफ में जो डी भुजा है ठीक इसके बराबर ए बी भुजा पे एक बिंदु कुछ इस प्रकार से लेना है ना। डी भुजा के बराबर ए बी पे एक बिंदु लेना है। चलिए हम इसे नामांकित कर देते हैं यम से, ठीक। इसका नामांकन हम किससे कर दिए, यम से। और हमें क्या करना है कि ठीक बी सी भुजा के है ना, बी सी भुजा के समानांतर यम से एक रेखा खींचना है ना, और इसे ए सी भुजा पे मिला देना है। तो आइए इसे हम खींच लेते हैं। तो ये हमने खींच लिए और इससे हमें यन से नामांकित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रचना में आ गया। तो जो हम रचना किए हैं इसे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो जो हमने रचना किए हैं उसे हमने लिख लिए, तो एक बार समझेंगे फिर से। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी पर डी बराबर ए एम काटा, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी पर डी ई बराबर ए एम काटा, मतलब जो डी की लंबाई है ठीक उसी के बराबर हमने ए एम की लंबाई ली है, तथा बिंदु यम से बी सी समानांतर एम एन खींचा, तथा बिंदु यम जो है इससे हम क्या किए हैं, बी सी भुजा के समानांतर एम एन रेखा खींचे हैं जो कि भुजा ए सी से है ना यन बिंदु पर मिलती है, ठीक है। अब आएंगे हम त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि एम एन भुजा जो है बी सी भुजा के समानांतर है, एम एन भुजा बी सी भुजा के समानांतर है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हम ध्यान में लाएंगे जरा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की
दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, ऐसा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में कहा गया है। तो हम अब चलेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो चलिए प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में, इसके प्रमाण में केस दूसरे के प्रमाण में तो क्या लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में जो है MN भुजा BC के समानांतर है। तो हम ये भी डाल देंगे कि BC भुजा जो है समानांतर है MN भुजा के, इसलिए, है ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से त्रिभुज ABC में ये है। तो हम लिख सकते हैं कि इनकी भुजाएं जो अनुपातिक होगी, मतलब हम AM बटे MB या MB बटे AM कुछ भी लिख सकते हैं, या तो हम इधर से अनुपात को सजाएं या तो इधर से सजाएं, एक ही बात है। जैसे कि हम आपको समझाना चाहते हैं कि या तो हम 4/5 बराबर 4/5 लिखें या तो 5/4 या बराबर 5/4 लिखें, दोनों में एक ही बात है, दोनों तो बराबर हो ही रहा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम इधर से लिखेंगे अनुपात को, ठीक है। जैसा कि हम बताएं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में क्या कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। यानी कि यदि हम अनुपात को लिखना चाहें तो MB बटे AM बराबर NC बटे AN, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसा अनुपात हम लिख लिए किस हिसाब से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब दोनों प्रमेय में हमें जो अनुपात आया है इस अनुपात में हमें क्या करना है? एक जोड़ देना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? MB बटे AM प्लस 1 बराबर MC बटे AN प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा MB और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और AM का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? AM, समझ रहे हैं? तो MB प्लस AM यहाँ हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? MC प्लस AN बटे AN, ठीक है। तो अब आप यहाँ त्रिभुज में देख सकते हैं, त्रिभुज ABC में कि MB और AM, है ना, दोनों क्या है? AB भुजा पे है। और यदि हम AM और MB दोनों को साथ साथ लेते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो हो जाएगी AB भुजा के बराबर हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार इसमें MC और AN है, दोनों को जोड़ा गया है। सॉरी, MC नहीं है, यहाँ पे NC है, यहाँ पे N है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे N है। तो NC प्लस AN आया है। तो NC और AN को जब जोड़ेंगे तो AC भुजा की लंबाई के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम MB प्लस AM के जगह पे हम AB लिख दें और ये AN प्लस NC के जगह पे, AN प्लस NC के जगह पे क्या लिख दें? AC। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ लिखते हैं हम इसके स्थान पे AB बटे AM और बराबर इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? AC बटे AN। चलिए लिखिए देते हैं। चूंकि MB प्लस AM बराबर AB और NC प्लस AN बराबर क्या है? AC है। अब आते हैं रचना में कि रचना में हमने क्या लिए थे कि AM भुजा जो है D भुजा के बराबर लिए थे, है ना। लिखेंगे रचना से, दिख रहा होगा आप लोगों को, रचना से AM बराबर D ऐसा हमने लिए थे। इसलिए इस अनुपात में AM भुजा यहाँ पे है तो AB बटे DE बराबर AC बटे AN हम लिख सकते हैं। AM के जगह पे क्या कर लेंगे? हम D को लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करना है आपको, आगे समझते जाइए। तो AB, चूंकि AM जो है D के बराबर है इसलिए AM के स्थान पे हम D को लिख सकते हैं बराबर AC बटे AN, ठीक है। साध्य है, साध्य में दिमाग लगाना
पड़ता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो ये हो गया। हमें क्या दिया हुआ है पहले से प्रमेय में, ये देखेंगे आप कि ए बी बटे डी बराबर दिया हुआ है ए सी बटे डी एफ बराबर है बी सी बटे एफ, मतलब ये तीनों अनुपात बराबर है। तो हमें सिर्फ लेना है इसको और इसको, तो लिखेंगे परंतु, या तीनों लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ए बी बटे, चलिए तीनों ही लिख देते हैं, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ए बी बटे डी, ठीक है, और यहाँ जो है बी सी बटे ई एफ है और ए सी बटे डी एफ, ये तीनों के बराबर है। तो ये पहला को देखिए, ये जो आया हमारा समीकरण, इसको देखिए और इसको देखिए, तो इसमें ए बी बटे डी है ना, इसमें भी ए बी बटे डी है। तो इस हिसाब से ए सी बटे ए एन जो है बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ के हो जाएगा। तो हमें इसको नहीं लेके चलना है, ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें AC है और इसमें भी AC है, तो AC बराबर हो जाएगा, तो इस हिसाब से DF बराबर AN हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से लिखेंगे, चलिए तो यहाँ से लिखेंगे AC बटे AN बराबर AC बटे DF। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हम बोले कि इसको आपको नहीं लेना है क्योंकि इसमें AC है अंश में, इसमें भी अंश में AC है, और हर हर हमारा क्या हो जाएगा, जब अंश अंश बराबर है तो हर हर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए अतः लिखिए, इसलिए AC बटे AN बराबर AC बटे DF हो गया। अतः AN जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, DF के। आप इसे समीकरण 1 बना दीजिए। ठीक, अब वापस आएंगे हम रचना पे। तो रचना में हम एक चीज और लिए थे, वो क्या लिए थे कि AM बराबर D, ये तो लिए ही थे, और दूसरा क्या लिए थे कि MN जो है BC के समानांतर है। ठीक है, तो जब MN रेखा BC रेखा के समानांतर है तो आपको याद होगा समानांतर रेखा, यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, है ना, तो एक ओर के अंतःकोण, है ना, एक ओर के अंतःकोण एवं दूसरे ओर के बहिष्कोण, ये बहिष्कोण हो गया इस हिसाब से। यदि हम इसको लें, ध्यान से देखिएगा, ये चलिए हम फिगर बना दिए, ये आप देख रहे होंगे, तो ये, तो इसके लिए बहिष्कोण हो गया और ये क्या हो गया, अंतःकोण। तो एक ओर के बहिष्कोण एवं उसी ओर के अंतःकोणों का जोड़ा जो है क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से संगत कोण, जिसे कोण यम जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा, है ना, जब समानांतर लिए हैं तो। उसी तरह से कोण यन जो है कोण सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यम यन जो है, यम जो ये रेखा है वो यम यन समानांतर BC के लिए एक तिर्यक रेखा है, और ये भी एक तिर्यक रेखा ही है, ये दोनों समानांतर रेखाओं के लिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे रचना से, फिर पुनः रचना से वो क्या लिखना है हमें, MN समानांतर BC। MN जो है BC के समानांतर है, इसलिए संगत कोण कौन कौन सा है, कोण यम कोण B के बराबर, कोण यन जो है कोण C के बराबर। तो लिखेंगे कोण M बराबर कोण B तथा कोण N बराबर कोण C। समझ रहे हैं? और इन दोनों त्रिभुज को यदि हम देखें, त्रिभुज AMN और त्रिभुज ABC में, तो कोण A जो है उभयनिष्ठ है ना, तथा अब आ जाएंगे, यहाँ तक लिख दिए, अब आगे चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMN में, देखेंगे आप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMN में कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है नहीं, दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ है, तथा संगत कोण यम बराबर कोण B, कोण M बराबर कोण B और कोण N बराबर कोण C था। समझ रहे? तो अब यहां से क्या हो जाएगा, जब पहले त्रिभुज की, है ना, पहले त्रिभुज की प्रत्येक संगत कोण जो है ठीक दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मतलब यहाँ A समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसा कि हमने इसके पहले के प्रमेय जो बताए थे NCERT प्रमेय 6.3 को,
है ना, जिसमें ए समरूपता को समझना था। तो इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यदि आप लोग यदि ए समरूपता नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम एन। तो हम अपने लक्ष्य के करीब ही हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज ए एम एन और त्रिभुज ए बी सी को हम क्या कर चुके हैं, समरूप साबित कर चुके हैं। और हम यहाँ पे ए एम बराबर डी ई लिए थे और एम एन बराबर ई एफ हमारा आ गया, जो कि हम समीकरण 1 में दर्शा चुके हैं। ठीक है, सॉरी ए एन बराबर क्या है, डी एफ। और हमें अब सिर्फ बचा हुआ है कि एम एन बराबर ई एफ को दर्शा दे। तो जैसे इसको हम दर्शाएंगे तो हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो गया। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, अभी लाइन पे बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम इसकी भुजाओं को अनुपातिक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ए एम बटे ए बी, ठीक है, या ए बी बटे ए एम बराबर ए सी बटे ए एन बराबर बी सी बटे ए एम एम एन। मतलब किन्हीं दो त्रिभुज में हम किसी एक भुजा की, मतलब किसी भी भुजा का अनुपात ऊपर रखेंगे। तो जैसा कि हमने लिए थे प्रमेय में, तो रखे हैं बड़े त्रिभुज ए बी वाले को ऊपर रखे हैं, तो इसमें ए बी वाले को ही ऊपर रखते हैं। तो आइए लिखते हैं अनुपात को। इसलिए चूंकि त्रिभुज यहाँ ए बी सी और समरूप हो गया त्रिभुज ए एम एन के, तो यहाँ से अनुपात हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए एम बराबर बी सी बटे एम एन बराबर ए सी बटे ए एन, इस तरह से लिख सकते हैं। और रचना से हम फिर आएंगे। रचना से क्या है, ए एम जो है डी ई के बराबर है। ये हम रचना में लिए थे कि ए एम जो है डी भुजा के बराबर है। रचना में लिए थे कि नहीं, भूले नहीं ना, है, चलिए ठीक है, नहीं भूले तो ए एम जो है हम डी के बराबर लिए हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए एम, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसके स्थान पे हम ए एम के स्थान पे डी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बी सी बटे एम एन इसको छोड़ दीजिए उस तरह से, ठीक है। या ए बी बटे डी, क्योंकि ए एम के बराबर डी है इसलिए एम के स्थान पे हम डी लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर बी सी बटे एम एन, ठीक है, बराबर ए सी बटे ए एन। इसको भी लिखिए दीजिए, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। यहाँ देख सकते हैं आप कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, है ना, ऐसा क्या है हमें दिया है। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है, ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसको इस सब को रह देते हैं, ये दोनों को बराबर लिख देते हैं, ठीक है। बी सी बटे एम एन बराबर बी सी बटे ई एफ, है ना। इसलिए क्या कि दोनों से हमको मतलब न है, क्या कि यहाँ देखिए कि ये जो है ए एम बटे डी हम ये पहले से लिए हैं रचना में, है ना, ए एम बटे डी हम पहले से रचना में लिए हैं, और ए एन बटे डी एफ जो कि हम समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके हैं, ए एन बराबर डी एफ। और हमें सिर्फ क्या करना है बराबर कि बी सी सॉरी एम एन जो है ई एफ के बराबर करना है। तो यहाँ से एम एन जो है ई एफ के बराबर होगा, सिर्फ ये दोनों को लिखेंगे। तो इसको भी लिखिए सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों से काम चल रहा है तो उसको काहे लिखेंगे। इसलिए बी सी बटे एम एन बराबर बी सी बटे ई एफ। तो चूंकि अंश बराबर है इसलिए हर भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अतः एम एन बराबर ई एफ, समझ रहे। अब हम आ जाएंगे दोनों त्रिभुज में। कौन कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी एफ में लिखेंगे। अब त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ गया जी, ए एन बटे डी एफ, है ना। इसे समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 1 से क्या है, ए एन बटे डी एफ है, लिखेंगे ए एन बराबर, सॉरी बटे नहीं, ए एन बराबर डी एफ है। समीकरण 2 से क्या है,
एम एन बराबर ई एफ। ठीक है, कि आ गया जरी देख लेते हैं, ए एन बराबर डी एफ आ गया है ना, और एम एन बराबर ई एफ आ गया, तथा ए एम बराबर डी किससे? रचना से। और आप लोग एस सर्वांग समता जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एस सर्वांग समता में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। फिगर में समझिए, यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के बराबर हो, यानी ए बी भुजा डी के बराबर है, बी सी जो है ई एफ के बराबर है, और ए सी जो है डी एफ के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज की होगा? सर्वांग सम होगा। पढ़े होंगे 9th में? पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो समझ गए होंगे जब परी। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं कि ए एम बराबर डी, यहाँ तो आ गया रचना से तीनों भुजा क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ए एम डी के बराबर हो गया है ना, एम एन जो है ई एफ के बराबर हो गया। ठीक है, और ए एम जो है डी के बराबर, ये तो ये है, और ए एन जो है डी एफ के बराबर, ऐसा हो गया तीनों। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः या इसलिए एस सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए एम एन सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, त्रिभुज ए एम एन जो हो गया त्रिभुज डी ई एफ के क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। इसलिए यहाँ से संगत कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। ठीक, और उसी प्रकार कोण एम बराबर कोण ई, कोण एम बराबर कोण ई, उसी प्रकार कोण एन बराबर कोण एफ, उसी प्रकार कोण एन बराबर कोण एफ। ठीक है, ए डी के बराबर संगत कोण, एम संगत कोण ई के बराबर, और एन संगत कोण एफ के बराबर। इस तरह से हो गया बराबर। तो अब क्या होगा यहाँ से कि हमने जो है इसमें पहले सिद्ध किए थे, अभी कोण लिखे होंगे, फिगर में समझते हैं। आइए, तो यहाँ हमने पहले त्रिभुज ए एम एन और त्रिभुज ए बी सी को समरूप साबित कर चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम एन में, है ना, इसे हम समरूप साबित कर चुके हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन को। तो इस हिसाब से संगत ई तो कोण ए उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, ए बी सी में भी है और ए एम एन में भी है, और यम जो है बी के बराबर था, एन जो है सी के बराबर था कोण। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम कि चूंकि कोण ए बराबर कोण ए तो है ही, है ना, यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, और यम जो है बी के बराबर है, कोण यम बराबर कोण बी। ठीक है, क्लियर है, कोण यम बराबर कोण बी है, तथा चूंकि या लेकिन लिख दीजिए, लेकिन कोने कोने बराबर है, कोण यम जो है कोण बी के बराबर है, और कोण एन जो है कोण सी के बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ यम जो है ई के बराबर है ना, यहाँ यम जो है बी के बराबर है ना, इसलिए कोण ई जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। काहे कि यदि मान लेते हैं कि कोण यम का वैल्यू 60 डिग्री है ना, तो ई का वैल्यू भी 60 होगा, तो बी का वैल्यू भी 60 होगा, तो उस हिसाब से ई हो 60 तो ई हो 60, तो कोण ई भी 60 तो कोण बी भी 60, तो इस हिसाब से कोण ई बराबर कोण बी। उसी तरह से कोण यन जो है कोण एफ के बराबर है, और कोण यन जो है कोण सी के बराबर है ना, तो जो कोण यन का वैल्यू दोनों जगह एक ही रहेगा, तो यहाँ से कोण एफ और कोण सी बराबर हो जाएगा, तथा कोण एफ बराबर कोण सी। यहाँ से हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज डी ई एफ में कोण, इसको हमको लिखने का जरूरत नहीं था, कोण ए जो है कोण डी के बराबर, कोण ई जो है कोण ए जो है कोण डी के बराबर, कोण ई जो है कोण बी के बराबर, कोण ई करने गया ई जो है कोण बी के बराबर। ठीक है, और कोण एफ जो है कोण सी के बराबर, कोण एफ जो है कोण सी के बराबर। ये आगे मतलब संगत कोण ए संगत कोण डी के बराबर, संगत कोण बी संगत कोण ई के बराबर, संगत कोण सी संगत कोण एफ के बराबर। यही हमें क्या करना था? साबित करना था। तो ये आया प्रमेय, और इसके नीचे ये देखिए सिद्ध करना था कि है कोण ए बराबर कोण डी, है ना, कहने गया कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी कहने गया कोण बी बराबर कोण ई, यहाँ देखिए कोण बी बराबर कोण ई, तथा कोण सी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो ये हमें साबित करना था, तो यहाँ साबित हो चुका है दोनों त्रिभुज में, चूंकि लेकिन यहाँ पे हो गया, इसलिए
त्रिभुज, और जो कि हमें पहले से दिया हुआ है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, मतलब भुजाओं का अनुपात जो हमें पहले से दिया हुआ है ना, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा ई एफ, सॉरी ए सी बटा डी एफ, ये दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जो है हमारा ये दोनों त्रिभुज जो है, मतलब ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की हो गया समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, है ना। एकरा में बड़ी माथा दुखाया नहीं, थोड़ा सा हार्ड था। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को। तो यदि नहीं समझे हैं तो चलिए एक बार हम जरा फिर से जो बनाए हैं ना स्टार्टिंग से लास्ट तक, उसको एक बार देख लीजिए, है ना। स्टार्टिंग से हम लास्ट तक दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो रोक रोक करके लिखना है तो लिख लीजिएगा, या तो फिर से चलाइएगा तो मिल ही जाएगा। तो ये ज़रा स्पीड में बढ़ा रहे हैं हम। तो यहाँ ख़त्म हुआ। उसके बाद अगला पेज ये देखिएगा, ये आगे जा रहा है। धीरे 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 करके आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और इसको समझते जाइएगा, नोट करके रोक रोक करके। ठीक है, तो यहाँ हम समरूप कर चुके हैं त्रिभुज को, और जब समरूप कर चुके हैं तो अनुपात को लिखे हैं, और आगे ये चलता जा रहा है धीरे 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 धीरे, और ये हमें सिद्ध करना था कोनों को बराबर, और ये हमारा त्रिभुज जो है दोनों लास्ट में समरूप हो गया। ये हमें क्या था प्रमेय का नाम, प्रमेय 6.4 यानी कि SSS समरूपता। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रमेय को बखूबी और बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।